Hello, good morning. Can you hear me? Okay. Yesterday we discussed CL lung and pneumonia, and today we would discuss about tuberculosis. And tuberculosis, you know that it is very important disease. So, should we wait for the student to come, or we should start? Okay. So, किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एमसीक्यू आएंगे अगर आपके पास, तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है? शुड वी स्टार्ट ना? ओके। और आप लोगों की क्लास हो गई या गैस्ट्रो वाली? गैस्ट्रो के टॉपिक हो गए आपके? आज सुबह क्लास हुई है? ओके, दैट्स ग्रेट। और आप मुझे बताएंगे कि अपना जब ये 10:30 के बाद जब 11:30 में क्लास होगी, तो अगर डॉक्टर अब्दुल अजीज आपकी क्लास लेंगे एक तरफ, हो सकता है कि अगर डॉक्टर किरण या डॉक्टर शाइस्ता इसमें से कोई क्लास लेता है, तो हम तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, जैसे 1 2 3 है, उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अभी तो हमारे पास इंस्टाग्राम में एक ही कंप्यूटर रखा हुआ है। हो सकता है कि डॉक्टर अब्दुल अजीज अपने लैपटॉप से ले लें, और डॉक्टर शाइस्ता जो है वो कंप्यूटर से ले लें, तो आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको टाइम टेबल के हिसाब से मालूम तो है ना कि किस तरीके से करना है, राइट? ताकि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप लोगों की हो जाए इस जो कोविड-19 चल रहा है। और दूसरी बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिसिन में तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। बाकी जो एकेडमिक और बाकी जगहों पे कहीं ना कहीं गायनी में या पता नहीं मुझे फीस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लेक्चर हो गए, एंड आप लोग भी खुश होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, तो यू आर हैप्पी विद दैट। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा और बेहतर कर पाएँ आप लोगों के लिए। तो ओके, दैट्स ग्रेट। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आपको बता देता हूँ कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अपना पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमने नमूनिया किया। नमूनिया हमने किया कि 3 डेज की, 2 डेज की या 5 डेज की हिस्ट्री होगी। हाई ग्रेड फीवर विद स्प्यूटम, हाई ग्रेड फीवर विद स्प्यूटम एंड फीवर, हाई ग्रेड फीवर विद स्प्यूटम विद फीवर। और अगर ये हिस्ट्री लॉन्ग टाइम पे हो फीवर की, और लो ग्रेड हो, लॉन्ग टाइम हो, मोर देन 2 वीक, more than 3 week, more than 1 month, more than two month, तो we think about it is tuberculosis। और सीए लंग के अंदर फीवर नहीं होता, सीए लंग के अंदर फीवर नहीं होता, सीए लंग के अंदर फीवर नहीं होता। सीए लंग के अंदर फीवर फीवर होगा तो सुपर इम्पोज या क्या कहते हैं, सेकेंड इन्फेक्शन होगा। बट बट सीए लंग इटसेल्फ डज नॉट कॉज द फीवर। तो ये तीनों चीजें जो है ना, जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि लाइक कि कभी ट्यूबरक्लोसिस को एक हफ्ते की हिस्ट्री होगी तो वो ट्यूबरक्लोसिस लिख देंगे। ट्यूबरक्लोसिस में आप देख लीजिएगा कि ट्यूबरक्लोसिस में हमेशा 2 से 3 हफ्ते की हिस्ट्री होगी, नॉट लाइक 1 वीक। when you will get the history from the patient, so you have to ask that कि कितनी बड़ी हिस्ट्री है, what the duration, when the exactly symptom started. So if patient said that from the last 1 month or 2 months, I have been suffering from the fever, and then you will ask the associate symptom, like do you have sweating, do you have weight loss with that, do you have a evening rising fever, when the fever exactly come.
on the morning or in the afternoon or after evening. If patient will tell that it is a evening rising fever, so you have to be in your mind that it is a like a tuberculosis. Pneumonia will only give rise to give you the 2 days, 3 days, not give you the 1 month. If pneumonia will occur for the 1 month, patient would die maybe. So so always remember, and when you will when you will think that patient is the CA lung, the patient has the history of weight loss, patient has the history of cough, but there is no any fever. Fever will tell you that it is either pneumonia or tuberculosis. And in the case of CA lung, they will give you the history of smoking, right? इतनी बात समझ में आती है? ये बहुत important बात है. अगर इतनी बात समझ में आती है, हम आगे चलते हैं. किसी को समझ में नहीं आया? ओके, चले, ये अच्छी बात है, आ गया. ठीक है, आगे चलते हैं. और ट्यूबरक्लोसिस तो ट्यूबरक्लोसिस अ क्रॉनिक infection, potentially lifelong duration caused by the Mycobacterium tuberculosis. Or sometimes it can caused by the bovis. Bovis is mostly occur in the GIT, abdominal tuberculosis. And Mycobacterium leprae जो है ना वो अलग चीज है ना, ये ज्यादा इंडिया में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में होती है. इसको लेप्रोसी भी बोलते हैं. इसमें नर्व जो है वो थिकनिंग हो जाती है. इसमें लंग का कोई इतना ज्यादा वास्ता नहीं होता. इसमें नर्व थिक हो जाती हैं, पल्पेबल हो जाती हैं, and patient develop the neuropathy. Mycobacterium, avium complex, and NSI. So these are the tuberculosis types. And pulmonary cock इसलिए बोलते हैं कि रॉबर्ट कॉक ने इसको जो है ना 1982 के अंदर देखा था कि ये ट्यूबरक्लोसिस है. आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत कुछ बताना है. So disease is confined in most patient but may spread almost any part of the body. तो कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस? ब्रेन में हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस. ब्रेन में अगर ट्यूबरक्लोसिस होगी तो उसको बोलेंगे ट्यूबरक्लोमा, ट्यूबरक्लोमा. अगर स्पाइन में होगी तो वी कॉल द पोर्स डिजीज, पोर्स, POTTS, पोर्स डिजीज. लंग्स में पल्मोनरी कॉक, नेफ्रॉन में हो सकती है, आइस में हो सकती है, कभी कभी स्किन में हो जाती है, ब्रेस्ट में होती है. हमारा केस भी है, आप देख सकते हैं. मेरी अगर रिसर्च होगी तो उसमें हमने इसरा के अंदर एक लम के साथ आई थी ब्रेस्ट के अंदर, तो हमने इनको ट्यूबरक्लोसिस ब्रेस्ट डायग्नोस किया था. अच्छा, इंटेस्टाइन ट्यूबरक्लोसिस नाउ इट इज वेरी कॉमन. किडनी में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, राइट? और वास्ट डिफरेंस के अंदर हो सकती है. तो ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी कॉमन. इट कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द, पूरी बॉडी में हो सकती है. उसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस, राइट? इतना समझ में आता है. तो Mycobacterium tuberculosis is an anaerobe non-motile non-spore forming high in lipid content. ये आपसे नहीं पूछेंगे. It grows slowly and it can't tolerate heat but it can live in humid or dry or cold surroundings. आगे चलें. तो tuberculosis transmitted by the earborne droplet. जिस तरह कोरोना वायरस फैल रहा है, इस तरह ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न. तो ये क्या कहते हैं, सांस के थ्रू चले जाता है. तो जो भी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हो वो क्या कहते हैं, अपने घर के अंदर हो तो आप जो है अपने आप को आइसोलेट कर दें या पेशेंट को आइसोलेट कर दें. अभी मत लगाना, चार्ज कर देना. तो ओके, पैथोजेनेसिस करते हैं. ट्यूबरकल बैसिलस एंड ह्यूमन इम्यूनिटी. आगे चले, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. ओके, अच्छा, हम लोग को BCG वैक्सीन लगी हुई है और द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस नॉन स्पेसिफिक आफ्टर इन्फेक्टेड. हमें BCG वैक्सीन लगी हुई है, इसलिए भी हमें कोरोना वायरस से जो है वो
प्रिवेंशन है। तो हम मलेरिया रेजिस्टेंट केसेस में रहते हैं, इसकी वजह से भी हमें शायद क्या कहते हैं कोरोना जो है वो इतना इफेक्ट नहीं कर पा रहा, जितनी क्या कहते हैं आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है। फिर भी क्या कहते हैं आजकल तो रोजाना, कल भी मेरे 4 पेशेंट मैंने देखे थे कोरोना के, जो हमने शिफ्ट किए दूसरी जगहों के ऊपर। तो इट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। और लगता है शायद लाखों के अंदर केसेस हो गए पाकिस्तान के अंदर, एंड इज वेरी डेंजरस सिचुएशन इज गोइंग ऑन। ओके, अब मैं आपको कितना समझाऊं ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, द इम्यूनिटी ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई इज सेल mediated immunity. The cellular immunity develop within 4 to a week after infected with bacillus. Many immunological cells involved in the formation of pulmonary tuberculosis. कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है या माइक खुला हुआ है? नेक्स्ट स्लाइड। Macrophage direct phagocyte tuberculosis and process presenting antigen to T lymphocyte. T lymphocyte induce production through the production of lymphocytes. मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस की पैथोजेनेसिस क्या है। एवरीबॉडी कैन सी मी? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। राइट। अच्छा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि इन्फेक्शन आ गया। अब इन्फेक्शन जो है वो लंग्स के अंदर आ गया। लंग्स के अंदर आने के बाद जो है वो, अब वो ना कोई इतना कोई एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन रिलीज नहीं कर रहा, मगर हमारे न्यूट्रोफिल आते हैं, वो कहते हैं कोई मतलब कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है, इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, इट शुड नॉट बी हियर इनसाइड द लंग। तो वो मैक्रोफेज को क्या कहते हैं एक्टिवेट कर देते हैं। मैक्रोफेज कहते हैं कि हमारे जो है ना वो क्या कहते हैं बस की बात नहीं है ना, तो वो लिम्फोसाइट से मदद लेने के लिए जाते हैं। जब पुलिस से काम नहीं चलता तो फौज के पास जाती है कि फौज आ जाए, यहाँ पे रेंजर्स आ जाए। तो इसी तरीके से मैक्रोफेज जो है वो जाते हैं अपना लिम्फोसाइट के पास, CD4 के पास। CD4 जो होते हैं वो हेल्पर सेल होते हैं, CD8 जो होते हैं वो किलर सेल होते हैं। अब CD4 सेल जो है वो कुछ रिलीज करते हैं, मे बी गामा इंटरफ्रॉन। तो गामा इंटरफ्रॉन जो है वो उसको, जो मैक्रोफेज होते हैं ना, जो मैक्रोफेज नॉर्मली, तो उसको एपिथेलियोइड सेल में करते हैं। एपिथेलियोइड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वो ब्रिक, ईंट की शेप के होते हैं, ईंट की शेप के। तो वो एपिथेलियोइड, तो एपिथेलियोइड सेल जैसे बना देते हैं। तो एपिथेलियोइड सेल जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो इट सराउंड द ट्यूबरक्लोसिस, जो क्या कहते हैं, जो इसके जो आया हुआ था ना ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, तो उसके सराउंडिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर CD4 सेल आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। वो लिम्फोसाइट इसके आगे सराउंडिंग करते हैं, और इसके बाद वो क्या कहते हैं इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे फैक्टर निकालते हैं, इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसमें इनको टाइम लगता है। जब ये जब ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन अंदर होता है, और इसके ऊपर जो है वो एपिथेलियोइड सेल की लेयर होती है, जो एक्चुअली मैक्रोफेज है, और इसके ऊपर जो होती है वो किसकी लेयर होती है? लिम्फोसाइट की। तो ये पूरा का पूरा जब बन जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोमा बोलते हैं। और इसकी जो ग्रेनुलोमा की हम बायोप्सी करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें केजियस नेक्रोसिस मिलती है, केजियस। तो केजियस नेक्रोसिस आर स्पेसिफिक फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। दूसरे भी ग्रेनुलोमास होते हैं, जैसे सार्कोइडोसिस है, उसका भी ग्रेनुलोमा है, मतलब उसमें कैजियस नेक्रोसिस नहीं होगी जो इसमें होती है। अब जो इंटरल्यूकिन 1 जो भी रिलीज हुआ, तो ये इंटरल्यूकिन जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो अपना सिम्टम कराते हैं। ये ना सबका माइक तो बंद कर दीजिए प्लीज। और किसी को क्वेश्चन पूछना तो they can raise their hand and they can ask any question, but don't disturb during the class. तो
अब ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में अब जो जितने भी जो हमारे जो निकलते हैं ना, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ये सारे के सारे फैक्टर जो है ना वो डिफरेंट टाइप के वो सिम्टम कराते हैं। इंटरल्यूकिन 1 है, वो जाता है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द थैलेमस एंड इट कैन कॉज द फीवर, इट कैन कॉज द फीवर। तो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फीवर कि फीवर हमें इवनिंग राइजिंग फीवर क्यों होता है। तो जैसे आप लोग 2020 के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, जब 2030 के अंदर जब आप लोगों को पढ़ाएंगे या जो न्यू स्टूडेंट आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दुनिया की ट्रीटमेंट जो है ना वो चेंज हो गई है। अब हम लोग ब्रूफिन, पेनाडोल और ये सारी चीजें जो खत्म करके वो हम उन स्पेसिफिक चीजों को खत्म कर देंगे। जैसे इंटरल्यूकिन 1 है तो उनकी कोई बन जाएगी मेडिकेशन। ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज हुआ तो उसकी इनहिबिटर बन जाएंगे। जो ये फैक्टर रिलीज हो रहे हैं ना उनकी दवाएं बनना शुरू हो जाएंगी। अभी भी मार्केट के अंदर जो है ना वो अब आना शुरू हुई हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है उनमें एक मेडिकेशन है इनफ्लेक्सिमैब। रोमेटो अर्थराइटिस के अंदर इंटरनेप्सेप, सोरियासिस में इंटरनेप्सेप, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर नेटालुजुमैब, इकोलुजुमैब, इक्विलुजुमैब। और इस तरह की जो मैप है ना वो आना शुरू हो गई हैं। जब ये कॉमन हो जाएंगी ना और सस्ती हो जाएंगी तो लोग इसको यूज करते हैं। अभी बहुत महंगी है। इनफ्लिक्स में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 50,000 रुपीज की है इन 2020 के अंदर। होप कि क्या कहते हैं इन फ्यूचर ये कुछ हजारों रुपए में हो जाए खाली, और मे बी 2,000, मे बी 3,000। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आता है आपको ग्रेनुलोमा का मैकेनिज्म? नहीं समझ में आता आप पूछ लीजिए। किसी को समझ में नहीं आया? आवाज नहीं आ रही है, समझ में आ गया? ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलें हम दोबारा अपनी चलते हैं स्लाइड की तरफ। ठीक है, देखिए इंटरल्यूकिन 1 जो है वो फीवर करा रहा है, 2 जो है वो हाइपर ग्लोबिनीमिया करा रहा है, ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर जो है वो किल करता है माइकोबैक्टीरियम को। इतने इतने सारे इंटरल्यूकिन है। तो आप कुछ सालों बाद देखिएगा कि ये ट्रीटमेंट आना शुरू हो जाएगी। आगे कीजिए। आगे कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने इस बार रॉबर्ट कॉक ने जो है ये फिनोमेना बताया कि भाई कि अपना क्या कहते हैं इन्फेक्शन आया, इन्फेक्शन के खिलाफ जो है वो आ, अपना मैक्रोफेज आया, सब कुछ आया। कभी कभी लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो हमारे जो मिडियास्टम के लिम्फ नोड है ना वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहते हैं इसमें होती हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ इसके अंदर, आगे चलें मैं आपको और बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इंक्लूडिंग द इन्फिल्ट्रेशन, हाइपरप्लेजिया, अल्सरेशन, कैल्सिफिकेशन, तो कुछ भी हो सकता है। पेशेंट का इन्फेक्शन होगा, मैक्रोफेज आ गए, सारे आए, सबने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। हो सकता है डिस्ट्रॉय होकर एब्जॉर्प्शन हो जाए। हो सकता है कि ये नीचे था अब ऊपर आ जाए और अपाइसिस के अंदर बैठ जाए, अपाइसिस के अंदर वो ग्रो करना शुरू कर दे। हो सकता है कि ये पुलरा को इन्वॉल्व कर दे और पुलर डिफ्यूजन करवा दे। हो सकता है कि ये मेजास्टिनम के लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर ले और लिम्फेडेनोपैथी करवा ले। तो ये कुछ भी कर सकता है। इट कैन डू एनीथिंग क्योंकि ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। राइट, आगे चलें। तो इट कैन बी एब्जॉर्प्शन, एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी फाइब्रोसिस एज वेल। पूरी पल्मोनरी लंग को फाइब्रोस कर देता है। when you will come across with this kind of patient in your future and you will see the x-ray of tuberculosis patient, तो क्या कहते हैं पेशेंट की लंग फाइब्रोसिस बहुत कॉमनली डेवलप होती है। और लंग एक तरफ का बिल्कुल फाइब्रोस होता है, कॉलेस होता है, और दूसरा लंग जो होता है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है। तो इट इज़ वेरी कॉमन। कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन जब भी क्या कहते हैं कोई चीज़ सेल डेथ होती है तो वो कैल्सिफाइड हो जाता है। तो यू कैन सी द वाइट 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 पेचेस इन द लंग एक्सरे। तो ये सब आप देखेंगे इंशाल्लाह जब आप हाउस जॉब करेंगे वेरी सोन। आगे चलते हैं। तो
प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो हमें ठीक है भाई, प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वो लंग में आ गई है, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लिया। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है हम एक्सरे में देखेंगे, इसमें मिलियरी मॉटलिंग होती है, छोटी छोटी मॉटलिंग जो है ना वो पूरे लंग्स के अंदर होती है। सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहीं भी हो सकती है, हेड टू टो, मैंने आपको बताया। प्लूराइटिस, अगर प्लूरा को इन्वॉल्व किया है प्लूरल डिफ्यूजन हो जाएगी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबीएम, टीबी मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलोमा, intestinal tuberculosis, these are very common than others. Next, symptom. What patient will you give the history? Patient will give the history of fever, weight loss, anorexia. Anorexia is very common, and fatigue, night sweat, and resting. तो weight loss जो होगा वो सी लंग में भी होगा, एनोरेक्सिया भी होगा, फटीग भी होगी, रेस्टिंग भी होगी, कैचेक्सिक भी होगा, मगर fever is a depression point and a night sweat. Night sweat with fever is the specific for tuberculosis. It can occur in the lymphoma as well. जब आप लिम्फोमा पढ़ेंगे ना तो यू विल, आप लिम्फोमा पढ़ चुके हैं आई थिंक, डॉक्टर अकबर में मैंने आपको ये क्लास दे चुके हैं लिम्फोमा ल्यूकेमिया, राइट? तो आप लिम्फोमा के 20 सिम्टम देखेंगे ना तो दे आर सो मच सिमिलर देन ट्यूबरकुलोसिस, राइट? तो रेस्पिरेटरी साइन क्या मिलेगी? कॉफ, कॉफ, उसमें उसमें क्या होता सी लंग के अंदर, दे हैव चेंज द पैटर्न ऑफ द कॉफ, बट इन दिस देयर इज नो चेंज द पैटर्न ऑफ द कॉफ, बट पेशेंट हैज अ कॉफ, समटाइम copious amount of cough and sometimes it is purulent. Purulent means कि इन्फेक्टिव है, purulent का वर्ड जब भी आएगा वो इन्फेक्टिव होगा, राइट? और इट मे डेवलप द हेमोप्टाइसिस, तो समटाइम पेशेंट डेवलप द हेमोप्टाइसिस कि बलगम में खून आ रहा है। तो आपको बहुत सारे पेशेंट आएंगे वो आपको डायरेक्ट कहेंगे कि असांजे खंगारे में रत ईंदो आहे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, इट पार्ट ऑफ द सीएल लंग बट इज मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, वेरी कॉमन इन आवर विलेजेस। नेक्स्ट, chest x-ray are very important. Chest x-ray are very important, but I told you that the radiological test is not a diagnostic test in any case. 90% cases is not a diagnostic in chest x-ray, but you can first you have to ask about the history. History will tell you the 70-80% of history, and then when you will do the investigation, you will find your diagnosis. Simple as that. Okay. Next is the sputum examination. Sputum examination में हम देखेंगे acid fast bacilli. Acid fast bacilli जो है वो हम क्या कहते हैं स्पूटम में देखेंगे, तो उसको बोलते हैं एसिड फास्ट बेसिली स्मीयर। एक होता है कल्चर, कल्चर की रिपोर्ट मिलती है 40 डेज के बाद, और स्मीयर की मिल जाती है दूसरे दिन के अंदर। तो ये होता है। ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग के बारे में हम कुछ बात करेंगे मगर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पीसीआर नहीं होता, इट इज़ नॉट रिलायबल। टीबी एंटीबॉडीज अब नहीं होती। ब्रोंकियोस्कोपी वेरी रियली नीड, अगर पता ही चल ही नहीं रहा कि क्या है देन वी विल डू। तो आप क्या लिखेंगे? ब्लड सीपी, ईएसआर, सी रेक्टिव प्रोटीन, ये सब रेस होंगे, और साथ में आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्पूटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलिक कराएंगे, कल्चर करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे इफ नीड। तो और प्लूरल फ्यूजन होगा तो प्लूरल फ्यूजन की वो कर लेंगे, अपना एस्पायरेशन कर लेंगे थोड़े को। अच्छा, चेस्ट एक्सरे द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, आप इसको आगे कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। इतना समझ में आता है आप लोगों को? आप लिख दीजिए यस। तो आज माशाल्लाह अटेंडेंस बहुत अच्छी है, 70, दैट्स ग्रेट अटेंडेंस। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा है आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं, और हम एक अच्छा टॉपिक कर रहे हैं। आप घर में सुकून से पढ़ भी रहे होंगे, इसको देख भी लीजिएगा। जो टॉपिक ना समझ में आए काइंडली लिस्ट बना लीजिएगा, तो कभी हम आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको लेक्चर्स दे दूंगा। बस उसकी पीपीटी मुझे भेज दीजिएगा, प्रेजेंटेशन भेज दीजिएगा, जो प्रेजेंटेशन आपको समझ में ना आए, तो वी कैन रिपीट दिस प्रेजेंटेशन।
शेडोज मेनली इन द अपर जोन, पेची और नोडुलर शेडो। अब क्या क्या हो सकता है? पेची और नोडुलर शेडो हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ कैविटी हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा, लंग एब्सेस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन। आगे चलें आप, आगे चलिए, आगे चलिए। डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल में कब आएंगे? ओपीडी, ठीक है। बायलैटरल शेडो स्पेशली इन these are in the upper zone, the persistent of abnormal shadow without expression। मैं आपको बताता हूँ कि ये आप आगे कीजिएगा बेटा स्लाइड को। हाँ, यू कैन सी, ये तो ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है। तो इसमें आप देखें ऑन द राइट साइड की जो लंग बना हुआ है, हाफ लंग दिखा है, तो उसमें आप देखें छोटी छोटी मोटलिंग है, वाइट वाइट कलर की पैचेस हैं, छोटी छोटी पैचेस हैं। यू कैन अप्रिशिएट दिस पैचेस। अगर इस तरह के पैचेस मिल जाते हैं और इवनिंग राइजिंग फीवर है, तो यू कैन थिंक हाँ ये, हाँ जो हीरा लगा रही है, हाँ हीरा तो नीचे ही है, नीचे ही है, नीचे 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 नीचे, और थोड़ा मिडिल साइड चाहिएगा। हाँ हाँ, ये थोड़ी पैची साइड बन गई है। दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। ओके, तो यू कैन सी दैट यहाँ, अरे इनफिल्ट्रेट वो चीज़ होती है जो समझ में ना आए, इनफिल्ट्रेशन वो चीज़ होती है जो समझ में नहीं आए, बस इनफिल्ट्रेट हो गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है और कैविटी क्या होती है। तो इनफिल्ट्रेशन देखें, इसमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है ना, कुछ ब्लैकिश है, कुछ वाइटिश एरिया है, और उसके साथ वाला लंग जो है ना, जो लेफ्ट साइड वाला लंग है, तो पेशेंट का लेफ्ट साइड वाला लंग जो है वो हमारे जो राइट साइड पे है, और पेशेंट का लेफ्ट साइड है, तो अब देखें थोड़ा कोलैप्स हो गया, थोड़ा फाइब्रोस हो गया है, ठीक है ना। तो यू कैन अप्रिशिएट के मतलब लंग जो है वो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। देखें ये वाइट छोटा सा एरिया है, ये ट्यूबरक्लोमा है छोटा सा, और अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो वी कैन थिंक अबाउट नमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, सी एल एंड पल्मोनरी इंफेक्शन। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि कोई भी छोटी सी पेच आ जाए। सॉरी सॉरी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये अपना कि चार डिफरेंट डायग्नोसिस जो होंगे ना वो इसमें होंगे, राइट। सबको मालूम है द डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ दिस, आर यू विथ मी? हेलो, ओके ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉरी। तो फिर अब यू कैन अप्रिशिएट कैविटी है ना, तो कैविटी जो है ना सराउंडिंग देखा रिंग शेड पूरा बना हुआ है, पूरा रिंग बना हुआ है ऑन द, ऑन योर राइट साइड। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पूरी पूरी ट्यूबरकुलोसिस रिंग बनी हुई है। इसी तरह ब्रेन के अंदर भी रिंग होगी ना, और किसी चीज के अंदर, तो यू कैन थिंक अबाउट पेशेंट एज ब्रेन ट्यूमर, तो इसमें रिंग बन जाती है। ठीक है, इसी तरह हम अब ब्रेन हेमोरेज को और ब्रेन ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यू कैन सी ऑन द लंग, हीरा अपने उससे बताएंगे कि मतलब कि कहाँ है रेन, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं हीरा इसके अंदर। राइट, जो हमारे पास राइट साइड पर लंग है, नीचे ही है। नहीं यहाँ नहीं,
यहाँ नहीं ऑन द लंग एक्सरे के अंदर है, एक्सरे के अंदर, यहाँ यहाँ पे नीचे 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 नीचे, आपने थोड़ा ऊपर से बना दिया है। नहीं नहीं ये नहीं है, हाँ ये रिंग है, थोड़ा ऊपर आइए थोड़ा, नहीं ऊपर जाइए ऊपर जाइए ऊपर जाइए ऊपर जाइए, जो गोल बनी हुई है, हाँ ये 10 ग्रेड, हाँ ये रिंग है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग देख लीजिएगा एक्सरे के अंदर, जो you will go get lot of x-ray when you will do practice in your OPDs or in your hospital, in your village or in your city or anywhere. Even you will go in the UK and you will see this kind of x-ray. So you can think that this is a cavity lesion. The cavity lesion is very common. अगर आप आगे जब पढ़ेंगे ना वैगनर सिंड्रोम और दूसरी चीजें, तो आपको पता हो जाए कि ये रिंग होती कैसी है। तो दिस इज अ रिंग एक्चुअली। आगे चलते हैं। डॉक्टर आसिफ बर्नी भी आपकी क्लास लेंगे मेरे ख्याल में सैटरडे को, रेडियोलॉजी की ना, तो उसमें भी ये लोग आपको बताएंगे सारी चीजें। तो यू कैन सी दैट दिस ओपेक एरिया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग एंड राइट साइड एज वेल, दिस ओपेक एरिया। ओपेक मेरे का मतलब होता है पूरा वाइट हो गया है, पूरा वाइट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। और ये देखें कि जो राइट अपर साइड है पेशेंट का, उसके ऊपर एक एरिया है, तो इन्फिल्ट्रेशन भी है, मगर यू कैन सी द एयर ब्रोंकोग्राम, दो ब्लैक ब्लैक कलर के मोटे मोटे एयर ब्रोंकोग्राम है राइट साइड ऑफ द लंग अपर साइड के ऊपर। मोस्टली लंग जो होती है वो ट्यूबरक्लोसिस होता है अपाइसिस के ऊपर होती है। और यहाँ पे जो दो बने हुए ना, इसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन। एक पेशेंट को ओपेक एरिया और उसके अंदर ईयर ब्रोंकोग्राम है, तो ईयर ब्रोंकोग्राम है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन, राइट। आगे चलते हैं, तो आपको पता चल गया कॉन्सोलिडेशन क्या होती है, केविटी क्या होती है, ओपेक एरिया क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो ये चारों चीजें जो है वो देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 5 मिनट रह गए हमारे पास। हाँ, अगर ये if it is involved the pleura, it can cause the pleural effusion. If it is involved the pleura, it can cause the pleural effusion. आगे चलते हैं। अच्छा ये देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगी, ये पिक्चर आएगी। हीरोइन को दोबारा दिखा दीजिए। ये 100% ये एग्जाम में आएगी आपके, ये वाली एक्सरे। ओके, तो आपने देख लिया था, यू अप्रिशिएट ना। देर आर डायरेक्ट स्मेयर इन कल्चर, तो हम स्पूटम स्मेयर करेंगे जिसके अंदर हमें जो है वो हमें वो मिलेगा। तो हमें तो दोबारा ये आना पड़ेगा यहाँ पे ना, क्योंकि मुझे ट्यूबरक्लोसिस की जो ट्रीटमेंट ना वो आपको डिस्कस करनी है। तो इट टेक 7 to 8 मिनट और 10 मिनट मोर आफ्टर दैट। आगे चलिए। स्पूटम एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो उसमें जो है वो मोस्टली अगर कोई एंटीबायोटिक ली हुई है तो उसमें नेगेटिव होने के चांस भी है, मगर मोस्ट ऑफ टाइम इट इज पॉजिटिव, इसमें इज पॉजिटिव एंड कल्चर टेक टाइम अप टू 40 days। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, पहले इसको हीप टेस्ट बोलते थे, अब हीप टेस्ट जो है वो क्या कहते हैं निकाल दिया है। ट्यूबरक्लिन टेस्ट है, और गामा इंटरफेरोन टेस्ट भी बोलते थे इसको, बोलते हैं। और ये अगर 15 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया ना, 15 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया, तो हम जो है वो पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करा लेंगे, देख लेंगे एक्टिव है नहीं है। अगर इनएक्टिव है और ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है, तो वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट ऑफ आइसोनाइजाइड एंड रिफेम्पिसिन फॉर द 3 मंथ, और आइसोनाइजाइड अलोन फॉर द 6 मंथ। दोबारा कर लेते हैं। अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है, ये उनके लिए जो मतलब यूके और यूएसए जाना चाहते हैं, और उनको शक है कि हमारे कोई भी मतलब पेंडेमिक एरिया से, पेंडेमिक नहीं, एंडेमिक एरिया जहाँ पे ये अपना एपिडेमिक एरिया है जो पाकिस्तान में चल रही है ट्यूबरक्लोसिस की, इंडिया में चल रही है, तो वो लोग ट्यूबरक्लोसिस लेके यूएसए या यूके में ना आए, तो उनके लिए टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं इंड्यूरेशन कितनी है, इंड्यूरेशन
10 सेंटीमीटर की है, 15 की है, 5 की है। अगर 5 है तो पेशेंट जो है वो उसको कुछ भी नहीं है। अगर 10 है तो 10 का मतलब है इसको कभी ट्यूबरकुलोसिस हुई थी और अब ट्रीट हो गया है। और 15 से ऊपर है तो कोई वजह ही नहीं है। अब यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट फॉर आइसोनाइजाइड एंड रिफेम्पिसिन फॉर 3 मंथ और आइसोनाइजाइड अलोन फॉर द 6 मंथ। बट दे विल नॉट आस्क यू इन ईयर इन द फाइनल ईयर, बट यू इफ यू नो इट इज गुड फॉर यू। ये इसका क्या वो होता है अपना। और मैं आपको ये बता दूं, अगर पेशेंट को एक्सपोजर है तो ये बात भी आपको कोई बताएगा नहीं। बहुत सारी बातें आपको जहन में होनी चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, आपकी काम वाली को या किसी को भी है, तो दूसरी काम वाली जो उसके साथ काम कर रही है, उसकी बेटी है या उसके साथ काम कर रही है, तो यू कैन गिव द आइसोनाइट्राइड फॉर द 2 मंथ, ताकि जब तक वो ट्रीट हो जाए 2 महीने के अंदर, जब तक वो प्रोफाइल एक्सेस लेती रहेगी। वो लेती रहेगी ऑल द 4 मेडिकेशन विच आई विल टेल यू। और जो जिसको एक्सपोजर है उसको जो है वो हमें 2 महीने देनी है आइसोनाइजाइड, राइट। So this is all about the tuberculin testing and we will talk about the management. मेरा ख्याल है कि हम दोबारा आ जाएं इसके ऊपर, मेरा यही चलता रहेगा। We have done this slide, आगे चलें। वाइट डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि वाइट डब्ल्यूबीसी काउंट आएंगे उसको अटैक करने के लिए, तो इट विल बी इंक्रीज। ESR इंक्रीज होगा, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होगा। ऑल द इंफ्लेमेटरी मार्कर, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरेटिन, ये सारे जो है ना इंफ्लेमेटरी मार्कर है, तो ये सारे के सारे रेस हो जाएंगे। आगे चलते हैं। डायग्नोसिस हमने क्या किया, हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, देन वी गो फॉर द स्पेक्ट्रम एनालिसिस, स्पेक्ट्रम फॉर AFB भेजेंगे, एसिड फास्ट बेसिली, कल्चर भेज देंगे हम। ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमने बताया, आपसे डिस्कस किया, चेस्ट एक्सरे हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं।